ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मिन्स्क 2 समझौता जो 2015 में हुआ था, में किन दो यूरोपीय देशों ने रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता कराई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका और फ्रांस, बी जर्मनी और फ्रांस, सी नॉर्वे और जर्मनी या फिर डी फ्रांस और ब्रिटेन। इसका उत्तर है बी। मिन्स्क एग्रीमेंट पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम कराने के लिए किया गया समझौता था। मिन्स्क समझौता एक 12 सूत्रीय सैन्य विराम समझौता था जिस पर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन के द्वारा 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कैदियों की अदला बदली, भारी हथियारों की तैनाती को वापस करने, पर्याप्त मानवाधिकारवादी सहायता की आपूर्ति करने की बात की गई थी। लेकिन उसी वर्ष डोनेत्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण के प्रयास के बाद सीज फायर टूट गया था। उसके बाद फरवरी 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में यूक्रेन, डोनेत्स्क और लुहांस्क के विद्रोही समूहों और रूस के बीच मिन्स्क 2 एग्रीमेंट किया गया, जो युद्ध को रोकने के लिए 13 सूत्री एग्रीमेंट था। इसमें पूर्वी यूक्रेन के ब्रेक अवे रीजन्स में ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस और डोनेट्स्क और लुहांस्क को अधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। इसमें विदेशी सेनाओं और हथियारों को हटाने की बात की गई थी और स्टेट बॉर्डर पर यूक्रेन सरकार को पूर्ण नियंत्रण देने की भी बात की गई थी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश को युद्ध संबंधी बड़ी क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन देने की सर्वसम्मति से घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिलिस्तीन, बी इराक, सी कुवैत या फिर डी बहरीन। इसका उत्तर है बी यानी इराक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1990 में कुवैत पर चढ़ाई के लिए इराक पर किए गए अमेरिकी हमले की भरपाई के लिए सर्वसम्मति से अंतिम सहायता राशि घोषित की है। इराकी युद्ध पीड़ितों के 15 करोड़ दावेदारों के लिए 50 अरब डॉलर की धनराशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा में आयरलैंड के राजदूत माइकल गैफी ने संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग यानी यूएन कंपनसेशन कमीशन की अध्यक्षता करते हुए बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से इराक के युद्ध पीड़ितों को मुआवजा देने की अंतिम रकम तय कर दी है और यह इस मामले का निर्णायक पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के समक्ष कुल 27 लाख दावों के लिए 132 अरब डॉलर मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन अंतिम मंजूरी 15 लाख दावेदारों को 52.4 अरब डॉलर की मिली है और यह कुल दावे का महज 15% ही है। अप्रैल 1991 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अंगीकार करने के बाद खाड़ी युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में सेनाओं ने सद्दाम हुसैन की सेना को हराकर कुवैत को आजाद कराया था। इसीलिए इराक के युद्ध पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक तयशुदा रकम देनी थी। मुआवजे का यह हिस्सा वर्ष 2013 में 3% था और इसका अंतिम भुगतान 13 जनवरी को होना था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। लोकटक झील जो अभी सुर्खियों में है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह झील तैरती हुई घास यानी फुमडी, पौधे और मिट्टी के द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दूसरा, इस झील पर जो सबसे बड़ा तैरने वाला द्वीप है उसे केबुल लमजाओ द्वीप कहा जाता है। तीसरा, संगाई नामक हिरण भी यहीं पाया जाता है जो कि एक विलुप्त प्राय जीव है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। मणिपुर की लोकटक झील का जिक्र लगभग सभी क्षेत्रीय दलों ने अपने घोषणा पत्र में किया है और इसके चलते यह झील चर्चा में है। इनलैंड्स प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार भी यहाँ एक योजना शुरू करना चाहती है और यहाँ के रहने वाले लोग मछुआरे हैं और उनकी आजीविका का स्रोत भी मत्स्य पालन है और अब लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी इस झील को साफ करना चाहती है और तैरती हुई घास के टीलों को हटाने की कोशिश कर रही है। इसी पर मछुआरों ने अपने अस्थायी घर भी बना रखे हैं और उनको हटाया जा सकता है और इसी के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय दलों ने लोकटक झील और मछुआरों के संरक्षण की बात की है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। नियोम प्रोजेक्ट जो अभी चर्चा में है के तहत निम्नलिखित में से किस देश में भविष्य की एक इको सिटी बसाए जाने की योजना है? आपके ऑप्शंस हैं
ए पोलैंड, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब या फिर डी कनाडा। इसका उत्तर है सी यानी सऊदी अरब। नियोम प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आलीशान मॉडर्न शहर बनवा रहा है। रोशनी से चमचमाते समुद्री तट, विशाल रेगिस्तान में लगाए गए अरबों पेड़, बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेनें, नकली चांद और बिना कारों के 170 किलोमीटर लंबी सीधी रेखा में बसा एक शहर, ये सारी योजनाएं नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इस परियोजना की लागत 500 अरब डॉलर यानी करीब 37 लाख करोड़ रुपए है और यह कच्चा तेल मुक्त सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। इस शहर में सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस इको सिटी विकसित करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक यह शहर 26,500 वर्ग किलोमीटर यानी करीब इजराइल और फिलिस्तीन जितना बड़े इलाके में फैला होगा। और वहीं यहाँ पर सऊदी अरब की न्यायिक प्रणाली काम नहीं करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले इसके लिए खुद स्वायत्त कानूनी व्यवस्था तैयार करेंगे और यह शहर स्पेन में बार्सिलोना के ट्रैफिक मुक्त सुपर ब्लॉक्स की तरह का होगा। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रदूषण पैदा करने वालों के साथ अब निर्माता और उत्पादकों पर रिसाइकलिंग सहित दी गई जिम्मेदारियों के पूरा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। और दूसरा, इसके साथ ही इस पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि प्रदूषण पैदा करने वालों के साथ अब निर्माता और उत्पादकों पर रिसाइकलिंग सहित दी गई जिम्मेदारियों के पूरा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से जुटाने के लिए निर्माताओं और ब्रांड स्वामी को सुझाव दिया गया है कि वह जमा वापसी और प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से खरीदने या किसी अन्य तरीके वाली परिचालन योजनाएं यानी ऑपरेशनल स्कीम्स चला सकते हैं। और इसके साथ ही इस पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जाएगी। प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के रिसाइकलिंग और रीयूज को अनिवार्य किया गया है, हालांकि चरणबद्ध तरीके से इसे अमल में लाया जाएगा। इससे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया था। इससे जुड़े प्रतिबंध जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।